शिवानी मैडम, मंजू मैडम, आवाज मेरी जा रही है? सर गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज भी मैं सोच रहा था, डर रहा था कहीं ऐसा नो नेटवर्किंग इशू हो। और मैं बिल्कुल समझिए कि अपने यस टॉप सर। फ्लोर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो है मैम। फर्स्ट फ्लोर पे ही आ गया हूँ ताकि आपको कोई नेटवर्किंग इशू ना हो। और मुझे लगता है आवाज़ जा रही है और हम लोगों को बगैर डिले किए हुए शुरू कर देना चाहिए। लेट मी रिकॉर्ड दिस सेशन। Today, what I will discuss with you the remaining parts of rhetoric and prosody। जो rhetoric और prosody का remaining parts है, या जो आप कह सकते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच लेके चल रहे थे, उसमें हमने मिटोनिमी पे बात किया था। उसके आगे का हिस्सा फिगर्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हम उसको लेकर के बात करेंगे। तो शेयरिंग विथ यू PDF फाइल। I think it's visible. We have done this. We have done this. We have done this. We have done this also. Rhyme we have covered. We have covered rhythm. We have covered metonymy, figure of speech. यहाँ तक उसमें हाँ। Now you find कि आज हम लोग कुछ और figures of speech को लेके बात करेंगे, जिसमें एक है figures of speech antithesis। When we talk about antithesis, so this figure consists in an explicit statement of an implied contrast। सबसे बड़ा चीज होगा कि इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट में कंट्रास्ट होता है। बस अगर आप ये दो चीज ध्यान में रखेंगे तो आप ये समझिए कि यू विल नेवर फॉरगेट। और एंटीथीसिस को मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ, एंटी मीन्स अपोजिट, थीसिस मीन्स स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट। और अपोजिट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट होगा लेकिन उस स्टेटमेंट में दो अपोजिट वक्तव्य दिए गए होंगे। स्टेटमेंट आपका एक होगा, वो जो है कामा से या पंक्चुएशन मार्क से जो है अलग किया गया होगा, और उनमें क्या होगा, एक अपोजिट उसका स्टेटमेंट नजर आएगा। तो दिस फिगर कंसिस्ट इन एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ एन इम्प्लाइड कंट्रास्ट। बस आपको ये ध्यान में रखना कि इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और ये जो स्टेटमेंट होगा इसमें कंट्रास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ये जो है एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो कंट्रास्ट कहाँ निकल आ रहा है, दो शब्दों में, कि मैन प्रोपोज करता है और गॉड उसको डिस्पोज करता है। या एक दूसरा स्टेटमेंट जो बड़ा पॉपुलर है, जो अक्सर दिया जाता है कि गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। जब व्हेन यू टेक दिस स्टेटमेंट यू आल्सो फाइंड हियर कि गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव को बनाया, और उसके अगेंस्ट में जो है इंसानों ने किसको बनाया, शहर को बनाया। ब्रजन जी आपने म्यूट नहीं किया, म्यूट कर लीजिए। तो अगर आप ये चीज देखते हैं तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। So I just want to tell you, whenever you go with this type of figure of speech antithesis, always keep in your mind कि in antithesis you find a statement, but in that statement there is a clear contrast। एक explicit statement होगा of an implied contrast, जिसमें एकदम स्पष्ट विरोधाभास नजर आएगा। Man proposes, God disposes। God made the country but man made the town। These are the important things which we have to keep in our mind। तो कैसे मिटोनिमी में जब हम बात किए थे तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स था, मिटोनिमी में सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स था। एंटीथीसिस में जो है क्या है, एंटीथीसिस में आपका स्टेटमेंट है और एक इम्प्लाइड कंट्रास्ट नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अभी मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, एक शीट आज मैंने तैयार किया है, बहुत इंपॉर्टेंट शीट है।
वो आज मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये यही चल रहा है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको करूंगा। उसमें भी आप देखेंगे कि जो ट्रांसफर्ड एपिथेट, सॉरी, उस शीट में भी ट्रांसफर एपिथेट का जिक्र किया गया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ट्रांसफर्ड एपिथेट जब आप देखते हैं तो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या दिखाया गया, इन दिस फिगर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड। इसमें एक स्टेटमेंट होगा जिसमें जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होगा वह ट्रांसफर कर दिया जाता फॉर द वर्ड टू विच इट रियली बिलोंग्स, जिससे कि यह बिलोंग करता है उसको छोड़ करके अनदर वर्ड को उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगर आप देखिएगा कि ऑलरेडी उसके टाइटल से ही पता चला, ट्रांसफर्ड एपिथेट, द वर्ड एपिथेट रिफर्स व्हाट टू, द वर्ड हियर एपिथेट रिफर्स क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। तो कौन सा चीज ट्रांसफर हो रहा है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव शमीम से संबंधित है तो शमीम जो है क्या करेंगे, अपनी चीज को किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करके वो बात करेंगे। जैसे मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया था कि अगर आपको याद होगा, एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पोयम है, उसमें एक ही, द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, किसान जो है थके हुए रास्तों से वापस आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रास्ता कभी थक सकता है, जो निर्जीव चीज है वो कैसे थक सकती है। तो किसानों ने अपनी थकावट को जो है, जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वह क्या है, होमवर्ड प्लॉट्स वे, जो जो एडजेक्टिव है वो क्या है, थके हुए रास्ते, रास्ता कैसा थका है, तो एडजेक्टिव कहाँ पे है, वियरी। तो जो थका हुआ रास्ता है ये सही मायने में किसान थका हुआ है, लेकिन किसानों ने थकावट को ट्रांसफर कर दिया। और किसमें ट्रांसफर उन्होंने कर दिया, उन्होंने दूसरे ऑब्जेक्ट में कर दिया। तो इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वह क्या कहलाता है, वह आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगर मैं कहूं कि मैं रात भर बेचैन तकिए पर सोया, तो अब सवाल ये उठता है कि शमीम बेचैन थे या तकिया बेचैन था। हम सारे लोग जानते हैं पिलो कभी बेचैन नहीं हुआ, लेकिन हमने अपनी रेस्टलेस पोजीशन को किस में ट्रांसफर कर दिया, स्लीपलेस पिलो में कर दिया। जो है हमने अपनी बेचैनी को, अपनी स्लीपलेस कंडीशन को उस पिलो में ट्रांसफर कर दिया। तो उसका एग्जाम्पल भी दिया गया, आई पास द नाइट ऑन माई स्लीपलेस पिलो, मैं अपनी रात गुजारी कहाँ पर गुजारी, जो है स्लीपलेस पिलो पे गुजारी। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा चीजें हैं, वो चीज आपको पकड़ में खुद आ जाएगी कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ से, फ्रॉम द वर्ड टू विच इट रियली बिलोंग्स, जिस चीज से वह रियल में बिलोंग करती है वहां से हटकर किसी दूसरे में, जो है टू अनदर वर्ड टू विच इट डज नॉट रियली बिलोंग, जिससे संबंधित नहीं है उसमें उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे थकेगा इंसान, लेकिन इंसान ने या किसानों ने अपनी थकावट को ट्रांसफर कर दिया किसमें, जो है थके हुए रास्ते में। बेचैन इंसान रहा है सारी रात, लेकिन उसने दिखा दिया अपनी बेचैनी किसमें, जो है तकिए में दिखा दिया। अब अगर आप जो है यू कैन रिमेम्बर कि यू कैन जस्ट से, मतलब थोड़ा सा एक लाइन है कि पोयम का मुझे याद आ रहा, पोयम तो नहीं, ये मूवी, इंडियन मूवी का सॉन्ग है जिसमें ये रहा कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम। अगर आप ये बताइए, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को कहते हैं कि पूरी रात जो है तकिया जो मेरे सर के नीचे पड़ी थी वो जो है सारी रात करवटें बदल रही थी, या मैंने अपनी रात अपनी रात जो है, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अपनी रात करवटें बदलते हुए तकिए पर गुजारी, करवटें बदलते हुए तकिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो करवट आप ले रहे हैं, जो रेस्टलेस आपका कंडीशन, यू आर ट्रांसफरिंग। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो चीजें आपसे बिलोंग करती हैं वो चीजें आप जो है किस में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं जिससे वह नहीं बिलोंग करती है। और क्या चीज ट्रांसफर करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को आप ट्रांसफर करते हैं। तो आई थिंक कि ये चीजें दोनों एक क्लियर हो गया, एंटीथेसिस और ट्रांसफर्ड एपिथेट। Sir. Now you find another figure of speech, pun. When you see pun, this figure consists in a play on the various meanings of a word. Example, Gracia, is life worth living?
that depends upon the lever? Is life worth living that depends upon the lever? I just want to say कि पन को हम सारे लोगों ने पहले भी जाना है कि पन जो है प्ले ऑन वर्ड्स होता है। पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो किसका खेल है? शब्दों का खेल है, जो शब्दों का खेल है। और उसमें होता क्या है कि जब आप पन की बात करते हैं तो जो आप हो सकता है जो आप वहां से निकाल रहे हैं वो ना निकल करके कुछ और निकले, तो वो चीजें जो होती पन, या हिंदी में यमक अलंकार, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है वहां पर भी शब्दों का ही खेल है। यमक यमक फिर सौगुनी मादकता अधिकाय, जे खाए बौराए जग क्या क्या वे पाए बौराए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पर भी इफ यू गो विथ पन तो प्ले ऑन वर्ड्स है। तो दिस फिगर कंसिस्ट इन प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड होगा लेकिन उसका वेरियस मीनिंग निकलेगा, एक वर्ड का कई मीनिंग निकलेगा और वह मीनिंग वहां पर उस सेंटेंस में एप्रोप्रिएट होगा। जैसे कैसे हो सकता है? इज लाइफ वर्थ लिविंग? क्या जीवन जीने योग्य है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। तो ये जो लीवर है यही वर्ड है जहां पर कि क्या है? पन आ रहा है। एक तो लीवर यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है? बॉडी ऑर्गन का सेंस दे रहा है कि जीवन हमारा किस पर डिपेंड करता है? लीवर पर डिपेंड करता है। और एक लीवर, इसी का मतलब यह जीने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो जो यहाँ लीवर आया हुआ है इट्स अ वर्ड, लेकिन इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, एंड हियर यू आर गेटिंग द टू मीनिंग कि इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, यह लीवर पर डिपेंड करता है। सो इसी तरह का एक एग्जांपल आप और देखेंगे, एन एम्बेसडर लाइज अब्रॉड फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ये भी एक स्टेटमेंट है, बड़ा पॉपुलर है कि एक एम्बेसडर जो है लाइज अब्रॉड, वह बाहर होता है। कहां पर होता है? बाहर। एन एम्बेसडर लाइज अब्रॉड फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। राष्ट्र के कल्याण के लिए एक एम्बेसडर बाहर पड़ा रहता है। लाई माने पड़े रहना, मतलब अपनी ड्यूटी दूसरे राष्ट्र में निभाता है, एम्बेसडर राजदूत। और इसका एक सेंस ये भी निकल सकता है कि राष्ट्र की कल्याण के लिए एक राजदूत जो है दूसरी जगह पर झूठ बोलता है, लाई झूठ बोलना भी। तो जो पन वहां पर है वो किस में पाया जा रहा है? वह जो पन पाया जा रहा है LIE, लाई शब्द में। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल नहीं अभी मेरे दिमाग में आ गया, मैंने आपको ऐसे बता दिया। बाकी एक एग्जाम्पल आपको, इज लाइफ वर्थ लिविंग? दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, आपके सामने है। उसके बाद मैंने एन एम्बेसडर लाइज अब्रॉड और दैट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। नाउ यू सी, कौन इतना मासूम व्यक्ति है कि शशिकांत जी आपने म्यूट नहीं किया, आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। तीसरा जो है फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द सेंस राइजेज स्टेप बाय स्टेप। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें जो सेंस निकलता है वह कैसे निकलता है? स्टेप बाय स्टेप। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द सेंस राइजेज, जो सेंस निकलता है वह कैसे निकलता है? स्टेप बाय स्टेप। एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज मोर एंड मोर इम्प्रेसिव। जो जितना ज्यादा इम्प्रेसिव होगा या जो जिसका जितना महत्व होगा उसी के अनुसार उसका सेंस निकलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलरेडी दिया गया क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब ऊंचाई की ओर जाना, मतलब क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, नीचे की ओर आना नहीं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि, जैसे बाय द वे मैं ये कहूं कि आई मेट माई सन, माई डॉटर एंड वाइफ। तो इसका मतलब यह है कि मैं ऑलरेडी इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी नजर में कौन कौन महत्वपूर्ण है, किसका क्या पोजीशन है। यहाँ पे आप पोजीशन 1 2 3 से ना जानिएगा, ये एक चढ़ते हुए क्रम में उसका इंपॉर्टेंस है। सन को कम महत्व दिया गया, बेटी को उसके बाद महत्व दिया गया, सबसे ज्यादा किसको? पत्नी को महत्व दिया गया। तो ये एक क्या है? क्लाइमैक्स। ये एक सिचुएशन दिखाता है कि किसी चीज को क्या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द सेंस राइजेस step by step to what is more and more impressive. I came
आई सा, आई कांकर्ड, आई लाफ, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। कितना ठहर करके, एक उन्होंने काम किया, जॉय के लिए काम किया, मतलब कि उनको खुशी मिले उसी के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन उस खुशी को प्राप्ति के लिए जितना भी स्टेप उन्होंने एडॉप्ट किया या जो भी उन्होंने किया, एक एक स्टेप को वो बता रहे। इसीलिए मैंने बताया था कि इसमें जो सेंस आपको मिलता है वह स्टेप बाय स्टेप मिलता है। पहला स्टेप क्या हुआ, उनका आना। दूसरा स्टेप क्या हुआ, चारों तरफ देखना। आई केम, मैं आया, सा मैंने देखा, आई कांकर्ड मैंने बहुत सारी चीजों को जीता। जीतने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव थॉट आया मेरे माइंड में। आई लाफ, चीजों को देख के मैं हंसा। आई सिंग, मैंने गाना गाया। आई डांस, मैंने डांस किया फॉर जॉय। तो जो डांसिंग है वह उनका क्या है, वह उनकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने डांसिंग को लास्ट में महत्व दिया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर वो चाहते तो सिंगिंग लास्ट में कर सकते थे, डांसिंग पहले कर सकते थे। बिल्कुल सही है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसको कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं, आप किसको कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे हायरार्की बनी हुई है कि तो हायरार्की में उसी हिसाब से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे हायरार्की में क्या, कि अगर आप जो है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप वहां पे प्रोफेसर है, एचओडी हैं, तो हायरार्की जो बनती है वो हायरार्की ये बनती है कि भाई एक आपका क्या होगा, एक आपका वहां पे पीएन होगा, वहां पे आपके डिपार्टमेंट में एक बाबू होंगे, और इसके अलावा उसके पीएन और पीएन के अलावा स्वीपर होगा, क्लर्क होगा, और फिर तमाम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, सीनियर प्रोफेसर्स होंगे, तब उसके बाद एचओडी होते हैं। तो जब भी आप हायरार्की दिखाएंगे तो हायरार्की दिखाने में क्या हुआ कि आई विजिटेड डिपार्टमेंट, ऐसा ऐसा पीयर, ऐसा स्वीपर, ऐसा क्लर्क, ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर। तो दिस इज, ये जो हायरार्की का स्टेटमेंट होगा ये उसी हिसाब से प्रेजेंट किया जाएगा, तभी वो क्लाइमैक्स होगा कि असेंडिंग आर्डर तभी वहां पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम बता दें कि ऐसा प्रोफेसर या ऐसा सीनियर प्रोफेसर, फिर इसका मतलब हम तो घटते हुए क्रम में चल रहे हैं ना। असेंडिंग आर्डर का मतलब ये हुआ कि छोटे से बड़े की ओर चलना जो है। तो अगर वो हायरार्की की कोई ऐसी बात होगी तो वहां पर आपको उस हिसाब से दिखाना होगा। अब अगर हायरार्की फैमिली की बात आती है, आपके यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, तो उस ज्वाइंट फैमिली में सबसे पहले जो आप शुरू करेंगे बेटा से शुरू करेंगे, बेटा के बाद वाइफ से शुरू करेंगे, वाइफ के बाद फादर से शुरू करेंगे, मदर से शुरू करेंगे, ग्रांड फादर से शुरू करेंगे, ग्रांड मदर से शुरू करेंगे, ग्रेट ग्रांड फादर, ग्रेट ग्रांड मदर। ये हायरार्की होती है ना, तब तो क्लाइमैक्स बनेगा ना। आई थिंक यू गॉट इट, आप समझ गए होगी। इसमें जो सेंस मिलेगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्लाइमैक्स रखा गया। जैसे ये क्लाइमेक्स का जो ये सर जी हाँ सर जैसे जी क्लाइमेक्स मैडम, का जो एग्जांपल सर जैसे क्लाइमेक्स का जो एग्जांपल है, आई केम के बाद सर जैसे कॉमा लगा हुआ, आई साव के बाद सर ऐसे ही कॉमा करके ही आएगा या बिल्कुल कैसे भी बिल्कुल। वो तो ओके जब सर। भी होगा ना, क्योंकि वो जब कामा का आ रहा है तो इसका मतलब यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ सेंटेंस, और उस सेंटेंस में हम लोग सिंपल सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो उसका सिंपल सेंटेंस का ये पैटर्न है। उस सिंपल सेंटेंस में जितने लोगों को आप मेंशन कर रही हैं वो तो कामा लगाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। सो ओके, सो नाउ यू फाइंड बैथॉस। क्लाइमैक्स का अपोजिट बैथॉस होता है। क्लाइमैक्स का अपोजिट क्या होता है, बैथॉस होता है। और जैसे उसमें असेंडिंग आर्डर होता है तो इसमें डिसेंडिंग आर्डर में होता है। इट इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। एक ये बिल्कुल रट लीजिएगा कि अगर कभी आता है क्लाइमैक्स का अपोजिट क्या है, बैथॉस है। बैथॉस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। उसमें सेंस स्टेप बाय स्टेप मिलता था, और वो भी किसमें, असेंडिंग आर्डर में। इसमें जो सेंस मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, डिसेंडिंग आर्डर में मिलेगा। विद द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, इसमें जो स्टेटमेंट दिया जाता है वह कैसा होता है, डिसेंडिंग आर्डर में, फ्रॉम हायर टू लोअर। और कैसे दिया जाता है,
ऊपर से नीचे की ओर आया जाता है, क्लाइमैक्स में नीचे से ऊपर की ओर जाया जाता है। तो बहुत उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, ऑलरेडी आप इसे जानते हैं। जिसको क्लाइमैक्स समझ में आ गया उसको बैथॉस समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बताया भी था, ही होस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी की मेजबानी की। ही होस्ट हिज वाइफ, उसने पत्नी की मेजबानी की। डॉटर की मेजबानी, मेजबानी का मतलब कि आओ भगत, वेलकम किया। सन्स, बेटे का मेजबानी किया। और फिर वॉचमैन, या एंड हिज वॉच, वॉचमैन का मैंने आपको बताया था। अगर इसी को आपको क्लाइमैक्स में बदलना होगा तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ही होस्ट हिज वॉचमैन कामा हिज सन्स, हिज डॉटर एंड हिज वाइफ। अगर आपको बैथॉस करना है तो उसको जो है वो कर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उतरते हुए क्रम में है। उतरते हुए क्रम में का मतलब जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ना कि असेंडिंग ऑर्डर। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया, कोई बड़ा चीज है नहीं ऐसा जो उसमें वहां पे था। नाउ यू फाइंड पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, एक पैराडॉक्स जो होता है यह भी एक स्टेटमेंट है। इसमें दिया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। विच दो आउटवर्डली कॉन्ट्रेडिक्टरी, ये जो है बाहर से तो देखने में कैसा होगा, पहली बात तो यह एक स्टेटमेंट होता है, बाहर से देखने में एक कॉन्ट्रेडिक्टरी होगा। इन्वॉल्व्स अ डीपर ट्रूथ, लेकिन एक अंदर से बहुत ही उसमें मीनिंग छुपा हुआ होता है। तो पैराडॉक्स क्या है? अब पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच दो आउटवर्डली कॉन्ट्रेडिक्टरी, वह बाहर से तो जो है अपने में कॉन्ट्रेडिक्टरी होगा, लेकिन उसमें बहुत डीपर ट्रूथ छुपा होगा। मीनिंग नहीं, डीपर ट्रूथ छुपा होगा, बहुत ज्यादा एक सेंस छुपा होगा, एक सत्य छुपा होगा। वो चीज ध्यान में रखना है। यू फाइंड हियर द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ का है। डब्ल्यू डब्ल्यू का, डब्ल्यू डब्ल्यू ने इसको सबसे पहले यूज किया था रेनबो नाम की पोयम में। बाद में ये जो है उन्होंने एक और जगह यूज किया जिसका आप कह सकते हैं ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब आप ये पॉइंट लेते हैं या इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, हियर यू फाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। आउटवर्डली कॉन्ट्रेडिक्शन है, यू फाइंड देयर इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन आउटवर्डली, बाहर से कॉन्ट्रेडिक्शन है लेकिन एक डीपर ट्रूथ उसमें छुपा हुआ होता है। कैसे जो है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आउटवर्डली आपको कॉन्ट्रेडिक्शन नजर आएगा, कैसे चाइल्ड फादर ऑफ मैन हो सकता है। और जब इसका एक्सप्लेनेशन होता है, खास करके जब वर्ड्सवर्थ को देखेंगे, वर्ड्सवर्थ से पहले प्लेटो के जमाने में भी इस पर बड़ी बहस हुई थी, काफी चर्चा हुई थी, उस पर भी आपको ये देखेंगे तो यू विल गेट द पॉइंट। एंड व्हाट द पॉइंट यू विल गेट? यू विल गेट द पॉइंट कि वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है कि जो चाइल्ड है उसकी आत्मा स्वर्ग में निवास करती है, चाइल्ड इनोसेंट होता है, चाइल्ड के अंदर दार्शनिक क्षमता ज्यादा होती है, चाइल्ड जो है हिवेली सिग्नल प्राप्त करता है जब तक वो चाइल्ड होता है। इसलिए चाइल्ड किसका फादर बताया गया? मैन का। इसलिए नहीं बताया गया कि फादर का मतलब बायोलॉजिकली, नॉट बायोलॉजिकली। फादर यहाँ पे थॉट से है, फादर यहाँ पर जो है उसकी प्योरिटी से है, चैस्टिटी से है, उसके इनोसेंस से है, और ईश्वर के बहुत करीब होने से है, उसकी पवित्र आत्मा से है, और उसकी आत्मा को सिग्नल जो है ईश्वर से मिलता है। ये सारी बातें, और अगर इस पर देखा जाए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना यकीन करें, लेकिन ये मेरी नज़र में 100% सत्य है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बेबीज है, अभी न्यूली बॉर्न बेबीज जो 1 महीने 2 महीने के होते हैं, वो सोते रहते हैं, सोते सोते भी मुस्कुराते हैं। वी डोंट नो द मिस्ट्री कि वाई डू दे गिव स्माइल। आई एम नॉट सेइंग कि दे लाफ, लाफिंग तो ठीक है, दूसरी सेंस में होता है, लेकिन दे गिव स्माइल। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, इवन दे आर स्लीपिंग दे स्माइल। और सम टाइम छोटे बेबी को आप देखिएगा तो जब वो सुकून से रहता है, खाना पीना फीडिंग उसका हो जाता है, सारा दिन वो हाथ चलाता, सारा दिन पैर चलाता। अगर इतना हम और आप चलाते तो कहेंगे थक गए,
स्मॉल बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, व्हाट एनर्जी ही हैज, वो सब चीजें, और वो भी सारी इशारों को, ही कांट स्पीक बट ही लर्न द थिंग्स, जो उसके अराउंड में है वो सारी चीजों को समझता है, वो सारे सेंस को समझता है। जोर से डांट दीजिए तो रोना शुरू कर देता है। तो मैं नहीं कहता वो न्यूली बॉर्न बेबी है, वो अभी जो अर्थली लाइफ है उसके वोकैब उसको धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारे वोकैब होते हैं जो वो अपनी माँ के पेट में था तब उसने सीखा था, या उसके बाद जन्म लिया तब भी ये कहते हैं कि वो उसको, इवन सम पीपल से कि ईश्वर परियां उनके लिए भेजते हैं और वो आती हैं, उनको जो है हंसाती है, खिलाती है। तो एक जगह मैं ऐसे ही लेक्चर दे रहा था तो लोगों ने कहा सर कि हमारे पास तो परियां नहीं आती हैं। हमने कहा आप बड़े हो गए, आपकी मासूमियत जा चुकी है, परी अगर आ भी जाएगी तो आप जाने नहीं देंगे, वो जानती है कि ये सब लोग जाने नहीं देंगे, इस वजह से परियां आपके पास नहीं आती हैं। तो ये एक चीजें हैं जो है बिल्कुल कि ऐसा रहा है। तो पैराडॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड्सवर्थ तो अभी हमें मौका मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे कि हाउ द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि हाउ डू यू फाइंड डीपर ट्रूथ, वाई द चाइल्ड इज फादर, वाई द चाइल्ड इज सुपीरियर टू मैन, वाई द चाइल्ड इज, तो ऐसा नहीं कि शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके इनोसेंस से, डीपर थॉट से, डीपर ट्रूथ से, ही वेली एबोर्डिंग उसका, क्योंकि वो एक लाइन बोलते हैं वर्ड्सवर्थ की कि आई एम जस्ट मिसिंग कि योर सोल बेल्स अपार्ट, जो चाइल्ड है उसकी जो आत्मा है वो किसी दूसरी दुनिया में निवास करती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी आत्मा धरती का हिस्सा बन जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है, स्टैग्नेंट वाटर हो जाती है, सड़ा हुआ पानी हो जाता है। जितना हम धरती पे जितना दिन बिताते हैं, जितना दिन रहते हैं, तो धरती की चीजें जो है बहुत तेजी के साथ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। एल्योरमेंट, इंटाइसमेंट, अट्रैक्शन, मटेरियलिस्टिक लाइफ, तमाम चीजें। इसीलिए देखिए हम लोगों ने नेचर को बहुत ज्यादा हम लोगों ने बर्बाद किया, और वी डोंट हैव एनीथिंग। ये सब थोड़ा सा लेक्चर दूसरी दिशा में जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो हियर फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डोके, you find synecdoche, it is a special form of metonymy। यह जो है सिनेक्डोकी क्या है, ये भी मिटोनिमी जैसा ही होता है। मिटोनिमी में वर्ड का सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज के माध्यम से दूसरी चीज को समझा जाता है। इट मीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाई अनदर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिनेक्डोकी एक आपको अगर कभी भी आता है कि सिनेक्डोकी का स्पेशल फॉर्म क्या है, तो सिनेक्डोकी का स्पेशल फॉर्म मिटोनिमी है। मिटोनिमी का स्पेशल फॉर्म क्या है, सिनेक्डोकी है। दोनों में अंतर क्या है, जो मिटोनिमी में था उसमें जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स था, एक वर्ड्स को हटा करके वैसा ही कुछ और अप्रोप्रिएट वर्ड लाया जाता है, लेकिन उसके सेंस में या उसकी मीनिंग में परिवर्तन नहीं होता। शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, रिप्लेसिंग ऑफ वर्ड्स पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, लेकिन वहां पे मीनिंग वही निकलेगी। जैसे भाई हम लोगों ने कहा पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, लेकिन जो सिनेक्डोकी होता है उसमें क्या चीजें होती है, उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर, एक चीज के माध्यम से दूसरी चीज को समझने की कोशिश होती है या समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड हियर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर है। अब सवाल ये उठता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कैसे यहाँ पर सिनेक्डोकी है। we try to know we get the importance of Shakespeare through कालिदास, या we get the importance of कालिदास through Shakespeare। कालिदास के माध्यम से शेक्सपियर को समझा जा रहा, शेक्सपियर के माध्यम से कालिदास को समझा जा रहा, कि जो महत्व शेक्सपियर का यूरोप में है, इंग्लैंड में है एज अ ड्रामेटिस्ट, वही महत्व जो है कालिदास का है इंडिया में। तो आई थिंक यू गॉट इट नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंशाल्लाह यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन। ये लिटरेरी टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये जो अब चलने जा रहा है, और कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया है एम्बिगिटी। एम्बिगिटी किसको कहा जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ लिटरेरी वर्ड्स में, लेकिन फिर भी यहाँ रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। एम्बिगिटी, इट स्टैंड टू शो मल्टीपल मीनिंग। एम्बिगिटी अगर कभी भी पूछा जाता है एम्बिगिटी क्या है,
तो एम्बिगिटी एक वर्ड है जो मल्टीपल मीनिंग शो करता है। इट स्टैंड्स टू शो मल्टीपल मीनिंग, जो मल्टीपल मीनिंग को शो करता है वो क्या है, एम्बिगिटी। इट स्टैंड्स टू शो मल्टीपल मीनिंग, एक ऐसा शब्द जिसकी कई मीनिंग निकले, इसी को क्या कहा गया, इसी को पोर्टमैंटिव भी कहा जाता है। दूसरा वर्ड है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी वह चीज होता है व्हेन अ पोयम इज इवेल्युएटेड, जब एक पोयम का इवेल्युएशन किया जाता है, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर, और ये देखा जाता है कि उस पोयम का एक इमोशनल इफेक्ट रीडर पर क्या पड़ा। इसकी खोज करने वाले जो लोग थे W.K. विम्सेट, W.K. विम्सेट, WIMSAT, W.K. विम्सेट एंड मोनरो सी बर्डसली, MONORE, मोनरो सी बर्डसली, BEARDSLEY. So you find ambiguity, you find affective fallacy. Ambiguity एक ऐसा शब्द है जो मल्टीपल मीनिंग के लिए आता है। अफेक्टिव फैलेसी वह होता है जिसमें एक पोयम को इवेल्युएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि इवेल्युएशन करते समय उस पोयम का इमोशनल इफेक्ट रीडर पर क्या पड़ रहा है। When a poem is evaluated, especially its emotional effects upon the reader. नेक्स्ट वर्ड है आर्केइज्म। आर्केइज्म का मतलब है द यूज इन लिटरेचर ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट इन कॉमन स्पीच। कह रहे हैं कि द यूज इन लिटरेचर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का यूज एंड एक्सप्रेशंस और अभिव्यक्ति दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, जो कि अब प्रचलन से बाहर हो चुका है। आर्केइक वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्सोलीट है, जो आउटडेटेड है, जिनका यूज नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑब्सोलीट कहा जाता है, OBSOLETE। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड हियर कि द यूज, आर्केइज्म क्या है, द यूज इन लिटरेचर ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का यूज, ऐसे शब्दों का यूज एंड एक्सप्रेशंस और उसकी अभिव्यक्ति दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट इन कॉमन स्पीच, जो कॉमन स्पीच में अब नहीं। ऑब्सोलीट मीन आउटडेटेड। सिंपल सा अगर बताने की कोशिश की जाए कि आर्केइज्म उन शब्दों को कहा जाता है जो अब प्रचलन में नहीं है, जो यूज से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है बम्बास्ट। बम्बास्ट क्या होता है, यह एक तरह का डिक्शन होता है और ऐसे वर्ड जो जर्की हो, इन्फ्लेटेड हो, या जो जिससे बहुत कर्कश ध्वनि निकलती है, या ऐसा लगता है कि बम्बारी टाइप का हो रहा है, इसी वजह से उसका नाम बम्बास्ट रखा गया। द वर्ड वॉज एडॉप्टेड टू सिग्निफाई वर्बोज एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। ये शब्द रट लीजिएगा, वर्बोज एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। What is verbose and inflated diction? Jerky statement, words which have कर्कश या harsh tone, जिसमें डी का, टी का, आर का बहुत ज्यादा यूज किया जाए। मैंने जैसे आपको बताया था कि I was ever a fighter, so one fight was the best and the last। या अगर आप और बताऊं कि प्रोस्पिके का लाइन है, fear did to feel the fog in my throat। तो ये सब जो चीजें हैं ये किसका है, बम्बास्ट का है। वर्ड से ही आपको पता चलना है बॉम्ब, खास करके इसका यूज हीरोइक ट्रेजेडी में भी कहीं पर है, इसका यूज जो है होमर की एपिक में भी है, इसका यूज पैराडाइज लॉस्ट में भी है। दीज थिंग्स यू फाइंड सेटन का स्पीच में बम्बास्ट। नाउ यू फाइंड इमोटिव लैंग्वेज, रिफरेंशियल लैंग्वेज और कॉग्निटिव। ये भी पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। इमोटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक तो इमोटिव लैंग्वेज होता है और दूसरा रिफरेंशियल या कॉग्निटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, I.A. रिचर्ड्स ने। ये नोट कर लीजिएगा, I.A. रिचर्ड्स, आर्ट से रिचर्ड, RICHARDS। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इमोटिव लैंग्वेज का
और कॉग्निटिव लैंग्वेज या रिफरेंशियल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जिसको डिनोटेटिव और कनोटेटिव भी कहा जाता है। इमोटिव लैंग्वेज को आपका कनोटेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है और उसको कॉग्निटिव को डिनोटेटिव भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि इमोटिव लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो पोइट्री में यूज की जाती है, तो इसका मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, सिंबल है, इमेज है, जो अभी हम लोग तमाम डिस्कस कर रहे हैं, एम्बिगिटी है, आर्केइक वर्ड्स है, बम्बास्ट है, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसको इमोटिव लैंग्वेज कहा जाता है और यह पोइट्री में यूज की जाती है। दूसरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, कॉग्निटिव लैंग्वेज होती है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज कही जाती है। इसका ये दिया गया एरो मार्क, कॉग्निटिव या लैंग्वेज ऑफ साइंस, जो हम डेली यूज में, जो हम प्रोज में, अपनी बातचीत में यूज करते हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है। और लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट किसने दिया, आई.ए. रिचर्ड्स एक बड़े क्रिटिक है, उन्होंने इसको दिया हुआ है अपनी किताब, मुझे लगता है कि उनका प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने दिया हुआ है। एक और शब्द है रिफ्रेन। अगर हम बात करते हैं रिफ्रेन क्या है, रिफ्रेन अ लाइन और पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन या लाइन का कुछ हिस्सा। कॉग्निटिव को फिर से बता दीजिए। कॉग्निटिव लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ साइंस है। साइंस का मतलब कि जो प्रोजाइक लैंग्वेज होता है, जो हम अपने कन्वर्सेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। रिफ्रेन क्या है कि लाइन या पार्ट ऑफ लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस विच इज रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ अ पोएम। अगर कोई लाइन या लाइन का कोई हिस्सा या पूरी लाइन जो है अगर किसी पोयम में एक से अधिक बार रिपीट की जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है, रिफ्रेन कहा जाता है। जैसे जो है आपका जो है अल्लामा इकबाल का तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इस पूरे तराने में जो है ये लाइन कई बार रिपीट की गई है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये लाइन ये जो रिपीट की जाती है या रिपीट का जो ये तरीका होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रेन। या अगर आप देखेंगे ब्रेक 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 जो पोयम है, उसमें ब्रेक 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 जो लाइन है एक बार और भी आती है, उसको क्या कहा जाएगा, रिफ्रेन कहा जाएगा। या अगर आप लाबली डेम सांस मर्सी जो पोयम है, उसमें अगर आप देखेंगे कि जॉन कीट्स क्वेश्चन पूछते हैं नाइट से, ओ नाइट व्हाट एन एल दी, नाइट तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ये क्वेश्चन उन्होंने कई बार पूछा हुआ, उसमें कई लाइनें ऐसे रिपीट होती है, तो उसको भी क्या कहा जाता है, रिफ्रेन कहा जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जो रिफ्रेन है वह क्या है, लाइन और पार्ट ऑफ लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स विच इज रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ अ पोएम, जो एक कोर्स ऑफ पोएम में रिपीट होता है, समटाइम्स विद स्लाइट चेंजेस, कभी कभार थोड़े बदलाव के साथ, एंड यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच स्टैंजा, और ज्यादातर वह जो रिपीट होती है कहाँ पर होती है, हर स्टैंजा के लास्ट में। स्पेंसर हैज यूज्ड, पोएट स्पेंसर ने भी इसका यूज किया हुआ है अपनी पोयम एपिथैलेमियन में। एपिथैलेमियन किसकी पोयम है, स्पेंसर की। अगर आपको याद होगा एपिथैलेमियन ऐसी पोयम है जिसको क्या कहा जाता है, सेल्फ, एक लिरिक है लेकिन एक इसको विवाह गीत कहा जाता है, सेल्फ मैरिज सॉन्ग एक लिरिक है, लेकिन ये एपिथैलेमियन वह पोयम होती है जो आदमी अपनी शादी पर खुद उसको लिखता है, गाता है, उसको एपिथैलेमियन। प्रोथैलेमियन वह पोयम होती है जो दूसरे की शादी पर गाया जाता है, जैसे सेहरा गीत है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, तो कादर खान जब ये गाते हैं तो प्रोथैलेमियन गाते हैं। कादर खान की शादी पर गाएंगे तब उसको क्या कहा जाएगा, एपिथैलेमियन कहा जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो उस एपिथैलेमियन पोयम में एक लाइन आई है, स्वीट टेम्स, जो नदी टेम्स है, वो कहते हैं कि स्वीट टेम्स रन रन, यह जो स्वीट टेम्स है यह रन करती है सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, और तब तक यह रन करती रहेगी जब तक कि मैं अपने सॉन्ग को कंप्लीट नहीं कर लेता। सो यू सी हियर कि ये सारे वर्ड्स हैं जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बम्बास्ट हो, चाहे वो एम्बिगिटी हो, चाहे वो रिफ्रेन हो, चाहे वो आपका जो है अफेक्टिव फैलेसी हो, चाहे वो आपका क्या नाम है आर्केइज्म हो, जो भी उधर बताया गया वो सब। और लास्ट आज की क्लास का एक और वर्ड आ रहा है पैथेटिक फैलेसी। ये भी पूछा जा चुका है सिंपल सा कि पैथेटिक फैलेसी को किसने इन्वेंट किया था, जॉन रस्किन ने। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा
इट वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन रस्किन। इसको जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम क्या था, जॉन रस्किन रहा है। इन 1856 में उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, टू सिग्निफाई द एट्रीब्यूशन टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज एंड फीलिंग्स, जिसमें उन्होंने ये दिखाया गया कि मानव जो है अपनी चीजों को किसमें देखने की कोशिश करता है, या उसको जो है जो और ऑब्जेक्ट है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उन नेचुरल ऑब्जेक्ट को मानव जैसा दिखाने की कोशिश करता है। द एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन यानी विशेषताएं, टू नेचुरल ऑब्जेक्ट, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की विशेषताएं हैं, ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, वो उसको ह्यूमन कैपेसिटी से देखता है, एंड फीलिंग से। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस, या एक लिटरेरी डिवाइस है, बाई विच अ पोएट रिफ्लेक्ट्स हिज सारो थ्रू नेचर, जिससे एक पोएट जो है क्या करता है, अपने अपने सारों को रिफ्लेक्ट करता है। एट द डेथ ऑफ शेक्सपियर द होल नेचर वेप्ट, शेक्सपियर की मौत पर पूरा प्रकृति रोया। तो शेक्सपियर की मौत पर इंसानों ने रोया, क्या पेड़ पौधे भी रोए, क्या फूल पत्तियां भी रोई, क्या नदियां पहाड़ भी रोए? तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जब आप ये कहते हैं शेक्सपियर की मौत पर पूरा नेचर या पूरा प्रकृति रोया, इसका मतलब आपने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो चीजें आपका है, वो आप उस एट्रीब्यूट को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भी देख रहे हैं। कंफर्म हो रहा है? या जो है मैं ये कहूं कि कि W.B. येट्स की मौत पर जो है सम एनिमल्स वर क्राइंग, वीपिंग, लैमेंटिंग, सॉबिंग। अब आप कहेंगे सर ये तो वर्ड जो है सब इंसानों के लिए आता, अनडाउटली आता है कि क्राइंग, वीपिंग, लैमेंटिंग, सॉबिंग, तमाम तमाम चीजें जो है, अगर आप उस पार्टिकुलर उनके जो साउंड है, अगर आप उनके साउंड में आप उसको कर सकते हैं या कहने की कोशिश करते हैं, तो एनिमल तो जो है क्या है, ये भी नेचुरल चीजें हैं, लेकिन वो एक लिविंग क्रिएचर, वो तो रोएगा ही, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि पेड़ पौधे, पत्तियां, फ्लावर्स, झरने, पहाड़, जो कहने के लिए निर्जीव है लेकिन उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ब्रेक 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 जो पोयम है वहां पर है, जब वो कहते हैं कि ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड नॉट अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तो जो ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, सी हैज बीन personified there. So the attributes of what happens in the core heart of Tennyson, you find that the same thing he sees where he sees in the sea. Sea has been personified, and sea is dashing its waves against the stony walls of the church. Sound comes, break break break. It seems that sea itself is crying, sea itself is lamenting on the sad demise of whom, on the sad demise of Arthur Henry Hallam. So this particular thing is known, how this particular thing is known as पैथेटिक फैलेसी। बाकी कॉन्सेप्ट किसका है, जॉन रस्किन का है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आई हैव डन दिस एंड आई थिंक कि नाउ यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस पॉइंट। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो यू कैन जस्ट से, और वी हैव डन, वी विल मीट टुमारो, कल भी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेनेवर यू गेट टाइम एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, समय मिलेगा तो वीडियो को वॉच भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये कि कोशिश मेरा ये है कि मेरे कुछ वीडियोस जो आपके लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो जो लोग और हैं आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल से भी जोड़ सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जोड़िए, वो आपका चैनल है, हमारा चैनल, हम सारे लोगों का चैनल है, कुछ लोगों का वहां से भी भला हो सकता है, स्पेशली दोज हु आर नॉट गेटिंग द लाइव क्लास, तो उन्हें आप बता सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल का भी सब्सक्राइबर 3K के आसपास होने वाले हैं, करीब 20-22 की और ज़रूरत है 3K होने में, और चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। मोनेटाइज का उतना कोई मैटर नहीं, क्योंकि मकसद ये है ही नहीं कि हम यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभार यूट्यूब पे अब लाइव भी आएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ओनली वन थिंग कि जितने भी प्लेटफॉर्म है खास करके उसे आप जो है लोगों को बता सकते हैं, इस क्लास के बारे में भी बता सकते हैं जो आप ज्वाइन किए हुए हैं।
बिकॉज द पीपल नीड द पीपल, लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं जुड़ूं, मेरी समझ में आए। और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है या अगर आप यू आर गेटिंग समथिंग, तो यू कैन टेल अदर पीपल आल्सो, आप उनको भी बता सकते हैं। और दूसरा चीज की जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी ने, मैंने पहले भी बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक स्पेशल बैच या क्लास शुरू करने जा रही है, जिसका उन्होंने फीस मात्र 300 रुपये रखा है। इट्स इजली अफोर्डेबल, और काफ़ी मुझे लगता है कि चीप एंड बेस्ट है, अगर देखा जाए तो। तो यू कैन टेल अदर्स आल्सो अबाउट दैट क्लास। वो हम लोग संडे को शुरू करने जा रहे हैं। अभी कुछ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ लोगों ने वो किया, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, तो मैं उनको बात करके अप्रूव करूंगा। जिन लोगों ने फी डिपॉजिट कर दिया उनको जो अप्रूव कर दिया गया है, बाकी और लोगों वेटिंग में ही है। ठीक है, वो किसी को कुछ कहना है? ब्रजेंद्र, यू आर सेइंग समथिंग? हेलो सर, क्लास सर एलटी की चलती है, सुबह ज्वाइन नहीं हो पाता है सर। क्लास क्या है सर? नहीं, क्लास कहाँ चल रही है? एलटी की क्लास अभी मैंने नहीं ली है कोई। अच्छा सर। कोई क्लास एलटी की नहीं चल रही है अभी, सब केवल टीजीटी। ये जितना पढ़ाया गया है ये सबका सब एलटी में भी आएगा, ये सबका सब टीजीटी में आएगा, ये सबका पीजीटी में आएगा। अभी मैं केवल केवल और केवल कॉमन कॉमन चीजों को लेके चल रहा हूँ। अभी मैं केवल जी जी कॉमन जी। चीजों को लेके चल रहा हूँ। और जब जो है एलटी का, अभी चूंकि जो सबसे नियरेस्ट एग्जामिनेशन है और जो जिसका एडवर्टीजमेंट हो चुका है, वो आपका क्या है, वो आपका टीजीटी पीजीटी, सारे लोग उसी में इंटरेस्टेड अभी है। एलटी की क्लास हम ज्यादातर हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया। द वेस्टलैंड कुछ पोएम्स है, उस पर भी टेस्ट सीरीज लेके आ सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए तब ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा जब उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे टीजीटी आपकी चल रही वैसे ही रेगुलर वे में वो चलेगी। होता क्या है कि जी जी अभी जी। इधर पढ़ा दिए, नोटिफिकेशन 6 महीने बाद आएगा तो सब आउट दिमाग से उतर जाता है। और हमारे यहाँ तो पॉलिसी रही है कि आपको तब तक क्लास की सर्विस में देता हूँ जब तक कि आपका इम्तहान हो नहीं जाएगा, तब तक उसमें आप उस क्लास में आप जुड़े रहेंगे जिस क्लास में आपने रजिस्ट्रेशन कराया। और किसी का कोई क्वेरी? ओके सर। हेलो सर। जी, हेलो सर। गेटिंग योर वॉइस मैडम, गेटिंग योर वॉइस। सर जैसे पैथेटिक फैलेसी में नेचुरल ऑब्जेक्ट को मैन की तरह दिखाते हैं, तो उसमें हाँ, पर्सोनिफिकेशन में तो मान लेते हैं ना? यही पर्सनिफिकेशन में डिफरेंस। मान लेते हैं, उसमें उसमें वो जो है मैन जैसा बिहेव भी करता है, वो लिविंग बन जाता है, बिल्कुल वो लिविंग बन जाता है। ये दोनों में अंतर है। ओके सर। ओके।